आज हम 2024 में जो CSS प्योर मैथ का पेपर आया था उसमें से क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए है। हमें गिवन ये है कि R एक रिंग है और इस रिंग के हर एलिमेंट के लिए एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि अगर x रिंग का एलिमेंट है तो x का स्क्वायर x के इक्वल है। हमने प्रूव ये करना है कि जो रिंग है R ये कम्यूटेटिव रिंग है। क्वेश्चन में हमें गिवन ये है कि R एक रिंग है। हमें गिवन ये है कि रिंग का कोई भी एलिमेंट आप x लें और आप उस x का स्क्वायर लें तो दोबारा x आ जाता है। प्रूव ये करना है कि ये जो रिंग है ये कम्यूटेटिव रिंग है। ज़रा याद कर लेते हैं कि रिंग की डेफिनेशन क्या होती है। अगर एक सेट R में दो बाइनरी ऑपरेशंस प्लस और मल्टीप्लिकेशन के हों, वो सेट R बाइनरी ऑपरेशन प्लस के रिस्पेक्ट से अबिलियन ग्रुप हो, वो सेट R मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से सेमी ग्रुप हो। सेमी ग्रुप का मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन हो, क्लोजर लॉ सेटिस्फाई हो रहा हो और मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव भी हो, और उस सेट R में लेफ़्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड कर रहे हों, तो सेट R को हम कहते हैं वो रिंग है। हमें गिवन है वो रिंग है, यानी उस सेट R में ये सारी खूबियाँ मौजूद हैं। और हमें गिवन है कि R के किसी भी एलिमेंट x के लिए x का स्क्वायर x के इक्वल है। हमने प्रूव ये करना है कि ये R कम्यूटेटिव रिंग है। R में दो बाइनरी ऑपरेशन है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। एडिशन के लिए ये अबिलियन ग्रुप है, यानी एडिशन तो रिंग में कम्यूटेटिव होती ही है। मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्लोज्ड है और एसोसिएटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड कर रहा है। जब हम कहेंगे कि रिंग कम्यूटेटिव है तो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन अगर रिंग में कम्यूटेटिव हुई तो हम कहेंगे रिंग कम्यूटेटिव है। तो हमें बेसिकली प्रूव ये करना है कि इस रिंग R में जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव है। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर किसी सेट G में एक बाइनरी ऑपरेशन मौजूद हो तो हम कहते हैं कि वो बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव है अगर उस सेट G के तमाम एलिमेंट्स x और y के लिए x इंटू वाई और y इंटू x सेम आ रहा हो। यहाँ पे हमने R में मल्टीप्लिकेशन को कम्यूटेटिव प्रूव करना है, यानी हमने प्रूव ये करना है कि इस रिंग R के कोई से भी दो एलिमेंट्स आप x और y लें तो x इंटू वाई और y इंटू x हमेशा सेम है। ये बात हमने प्रूफ करनी है। हमें मालूम हो गया कि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है और हमने क्या प्रूफ करना है। कम्यूटेटिव प्रूफ करने के लिए मैं जो सबसे पहले बात प्रूफ करने लगा हूँ वो ये प्रूफ करने लगा हूँ कि इस सेट R के अंदर किसी भी एलिमेंट का जो एडिटिव इन्वर्स है वो एलिमेंट इट्सेल्फ है। मैं क्या प्रूफ करने लगा हूँ कि R के किसी भी एलिमेंट x के लिए जो x का एडिटिव इन्वर्स है, x के एडिटिव इन्वर्स को हम माइनस x लिखेंगे, वो x के इक्वल है। पहले मैं ये बात प्रूफ करूँगा, फिर इस बात की हेल्प से मैं प्रूफ करूँगा कि x इंटू वाई और y इंटू एक्स जो है वो सेम है। इस बात को प्रूफ करने के लिए इसी गिवन स्टेटमेंट का हम इस्तेमाल करेंगे। हमें गिवन ये है कि हम रिंग में से जब भी कोई एलिमेंट x लेते हैं तो x का स्क्वायर x के इक्वल आता है, वो x कोई सा भी रिंग का एलिमेंट हो। अगर मैंने रिंग में से एलिमेंट x लिया तो x प्लस x क्या ख्याल है, क्या ये रिंग में होगा? जी बिल्कुल, रिंग एडिशन के लिए अबिलियन ग्रुप है। एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है, रिंग का एक एलिमेंट लिया है उसको ऐड करेंगे दोबारा रिंग में ही आएगा। अब अगर x प्लस एक्स जो है वो रिंग में है तो x प्लस एक्स इस खूबी को सेटिस्फाई करेगा, यानी x प्लस एक्स का जब हम स्क्वायर लेंगे तो दोबारा x प्लस एक्स के इक्वल ही आ जाएगा। x प्लस एक्स का स्क्वायर x प्लस एक्स के इक्वल आ गया। x प्लस एक्स के स्क्वायर का क्या मतलब है? x प्लस एक्स के स्क्वायर का मतलब है x प्लस एक्स को हम x प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। x प्लस एक्स को जब हम x प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज का इस्तेमाल करेंगे। जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज का इस्तेमाल करके x प्लस एक्स को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इस x से दूसरी ब्रैकेट में मौजूद दोनों x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और जब दूसरे x से दूसरी ब्रैकेट के मौजूद दोनों x को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो है ये हमारे पास 4x स्क्वायर हो जाएगा, और राइट साइड पे x प्लस एक्स जो है वो हमारे पास 2x बन गया। 4x स्क्वायर इक्वल है 2x के, और लेफ्ट साइड पे ये जो x स्क्वायर है मैं इसको दोबारा से x लिख सकता हूँ, चूँकि x स्क्वायर x के इक्वल है तो 4x स्क्वायर में x स्क्वायर को मैंने x लिख लिया। 4x इक्वल आ गया 2x के। दोनों साइड्स पर एडिटिव इन्वर्स जो 2x का है उसको ऐड कर लेते हैं। अगर हम दोनों साइड्स पर -2x को ऐड करेंगे तो राइट साइड पर 2x और -2x कैंसिल होकर 0 बन जाएगा। लेफ्ट साइड पे 4x में जब -2x को ऐड करेंगे तो 2x आ जाएगा। 2x इक्वल टू 0 आ गया।
2x इक्वल टू 0 आने का मतलब है बेसिकली x प्लस एक्स 0 आ गया। दो एलिमेंट्स हैं, इन्हें ऐड करके 0 आ रहा है। अगर रिंग के दो एलिमेंट्स को ऐड करके 0 आ रहा है तो इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। x को x में ऐड किया, 0 आ गया, तो x का एडिटिव इनवर्स x ही है। और एडिटिव इनवर्स को कैसे लिखा करते हैं? माइनस के साइन के साथ लिखा करते हैं। यानी x का एडिटिव इनवर्स जो माइनस x है वो x के ही इक्वल है। हमने ये बात प्रूव कर ली कि इस रिंग में कोई सा भी एलिमेंट लें x, उसका एडिटिव इनवर्स माइनस एक्स लें तो वो माइनस एक्स एक्स के ही इक्वल है। अब हम इस बात का इस्तेमाल करेंगे और हम प्रूव ये करना चाहते हैं कि रिंग कम्यूटेटिव है। यानी हम रिंग के कोई से भी दो एलिमेंट्स x और y के लिए प्रूव करना चाहते हैं x इंटू वाई और y इंटू एक्स इक्वल है। इसके लिए हम रिंग के कोई से दो एलिमेंट्स x और y लेते हैं। अगर x और y रिंग में है तो इन दोनों का सम भी रिंग में है। अगर x प्लस वाई रिंग में है तो x प्लस वाई किस खूबी को सेटिस्फाई कर रहा है? इस खूबी को कि x का स्क्वायर x के इक्वल होता है। x प्लस वाई भी इस खूबी को सेटिस्फाई करेगा, x प्लस वाई का स्क्वायर x प्लस वाई के इक्वल होगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं और यहीं से हम ये रिजल्ट प्रूव करेंगे कि x इंटू वाई और y इंटू एक्स इक्वल है। x प्लस वाई के स्क्वायर का क्या मतलब है? इसका मतलब है x प्लस वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है। x प्लस वाई को x प्लस वाई से हम मल्टीप्लाई करेंगे किसकी मदद से? डिस्ट्रीब्यूटिव लाज की मदद से। जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लाज से x प्लस वाई को x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर। राइट साइड हमारे पास x प्लस वाई एज इट इज है। ये जो एक्स स्क्वायर है इसको हम x लिख सकते हैं, ये जो वाई स्क्वायर है इसको हम y लिख सकते हैं, क्योंकि रिंग के हर एलिमेंट x के लिए x का स्क्वायर x के इक्वल है। तो इस x स्क्वायर को हम x लिख लेंगे, इस y स्क्वायर को हम y लिख लेंगे। ये एक्स वाई और वाई एक्स प्लस के एज इट इज रहेंगे। याद रहे एक्स वाई और वाई एक्स दो डिफरेंट चीज़ें हैं, क्योंकि अभी तक हमने ये प्रूव नहीं किया कि रिंग कम्यूटेटिव है। वाई एक्स एक अलग एलिमेंट है, x इंटू वाई एक अलग एलिमेंट है। इसको अभी हमने प्रूव करना है कि x इंटू वाई और y इंटू एक्स सेम है। राइट साइड हमारे पास एज इट इज रहेगी x प्लस वाई। ये इक्वेशन बन गई है। अगर मैं दोनों तरफ x का एडिटिव इनवर्स माइनस एक्स ऐड कर लूँ तो माइनस एक्स प्लस एक्स 0 हो जाएगा, राइट साइड पे भी माइनस एक्स प्लस एक्स 0 हो जाएगा। इस तरह से दोनों साइड पर y का एडिटिव इनवर्स ऐड कर लूँ तो y में जब माइनस वाई ऐड करेंगे 0 हो जाएगा, राइट साइड पे y में माइनस वाई ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। दोनों साइडों से x और y कैंसिल हो जाएंगे। हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि हम लेफ़्ट और राइट कैंसिलेशन लॉ इस्तेमाल कर रहे हैं। लेफ़्ट एलिमेंट दोनों साइडों पे सेम है, कैंसिल हो जाएगा। राइट एलिमेंट दोनों साइडों पे सेम है, कैंसिल हो जाएगा। तो x प्लस वाई तो दोनों साइडों से कैंसिल हो गया। लेफ्ट साइड पे x इंटू वाई प्लस वाई इंटू एक्स रह गया और राइट साइड पे 0 आ गया। अगर एक्स वाई और वाई एक्स को ऐड करके 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। यानी एक्स वाई जो है वो माइनस वाई एक्स के इक्वल है। और ये जो माइनस वाई एक्स है, क्या मैं इसको वाई एक्स लिख सकता हूँ? हमने अभी प्रूव ये किया है कि रिंग के हर एलिमेंट के लिए माइनस एक्स और एक्स सेम है। ये जो वाई एक्स एलिमेंट है ये भी रिंग का एलिमेंट है। एक्स और वाई रिंग के हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट वाई इंटू एक्स भी रिंग का है। अगर वाई इंटू एक्स रिंग का एलिमेंट है तो माइनस वाई इंटू एक्स और वाई इंटू एक्स दोनों सेम है। इस माइनस वाई इंटू एक्स को मैं वाई इंटू एक्स लिख सकता हूँ। x इंटू वाई और y इंटू एक्स दोनों इक्वल आ गए। यही तो हम करना चाह रहे थे। प्रूव हो गया कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो रिंग में कम्यूटेटिव है, r हमारे पास कम्यूटेटिव है। यही बात हम प्रूव करना चाहते थे इस क्वेश्चन के अंदर और ये बात हमने प्रूव कर ली है। अगर आपने ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स पढ़ा है और CSS की तैयारी कर रहे हैं और परेशान हैं कि मैथ को एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करें या ना करें, तो बिल्कुल परेशान ना हो। अगर आपने मैथ को समझ कर पढ़ा है तो फिर प्योर मैथ को भी सिलेक्ट करें, अप्लाइड मैथ को भी सिलेक्ट करें। गारंटी है कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और अगर आपने समझ कर नहीं पढ़ा, रटे लगा कर पढ़ा है, तो फिर मैथ बिल्कुल सिलेक्ट ना करें। लेकिन अगर आपने ज़िंदगी में पढ़ा ही हमेशा रटे लगा कर है तो फिर आप कोई से भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें, आप गारंटी है कि CSS पास नहीं कर सकते हैं। अगर आपके अंदर लॉजिक मौजूद है, आप चीज़ों को समझ के पढ़ते हैं, तो फिर ही आप CSS पास कर सकते हैं। चाहे मैथ रख के पास करें और चाहे मैथ के अलावा दूसरे सब्जेक्ट्स रख के पास करें। तो अगर आपके पास लॉजिक है, आप चीज़ों को समझ के करते हैं और आपने ग्रेजुएशन में मैथ पढ़ा है या ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग के साथ की है, तो मेरा मशवरा है कि आप प्योर और अप्लाइड मैथ का सब्जेक्ट रखें। आपके मार्क्स 100% गारंटेड हैं। और ये बातें तो साथ साथ चलती रहेंगी। अब हम आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 का
पार्ट बी जो है उसे सॉल्व करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट बी में कहा यह गया है कि फॉर विच वैल्यूज़ ऑफ ए की किन वैल्यूज़ के लिए। ये जो ब्रैकेट में एस लिखा हुआ है इसका मतलब है वैल्यू 1 भी हो सकती है, वैल्यू 1 से ज़्यादा भी हो सकती है। ए की किस किस वैल्यू के लिए विल द फॉलोइंग सिस्टम हैव नो सोल्यूशन। सिस्टम का कोई सोल्यूशन नहीं होगा, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होगा या इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशंस होंगे। और हमारे पास जो सिस्टम है उसमें हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं। ये तीनों लीनियर इक्वेशंस हैं। इन तीनों इक्वेशंस में 3 अननोन्स x, y और z हैं और एक पैरामीटर a इन्वॉल्व है। इस पैरामीटर a की हमने वैल्यूज़ ढूंढनी है या पैरामीटर a की वैल्यू ढूंढनी है कि आखिर पैरामीटर a की जगह क्या नंबर चूज़ किया जाए कि इस सिस्टम का कोई सलूशन ना हो, इस सिस्टम का एग्जैक्टली वन सलूशन हो या इस सिस्टम के इन्फिनिटली मैनी सलूशंस हो। ये हमारे पास लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं। ज़रा याद कर लेते हैं कि लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का कब कोई सलूशन नहीं होता, कब एग्जैक्टली एक सलूशन होता है और कब इन्फिनिटली मैनी सलूशंस होते हैं। अगर आपके पास एक लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हो और आप उसको ax इंटू बी की फॉर्म में लिख लें। मैट्रिक्स ए का मतलब सिस्टम में मौजूद जो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स हैं उनका मैट्रिक्स है, x का मतलब वेरिएबल्स का मैट्रिक्स है और b का मतलब कॉलम मैट्रिक्स है जो कि सिस्टम में राइट हैंड साइड से बनता है। अगर आपके पास ये सिस्टम है, इसमें फ़र्ज़ करें m लीनियर इक्वेशंस हैं और फ़र्ज़ करें n अननोन्स हैं। इस क्वेश्चन के अंदर जो गिवन सिस्टम है उसमें मेरे पास 3 लीनियर इक्वेशंस हैं और 3 अननोन्स x, y और z हैं। जनरली ज़रूरी नहीं होता कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में इक्वेशंस की तादाद और अननोन्स की तादाद इक्वल हो। जनरली अगर m लीनियर इक्वेशंस हैं और n अननोन्स हैं तो कब हम कहेंगे कि सिस्टम का कोई सलूशन नहीं है। उसके लिए हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी का और मैट्रिक्स ए जो कि कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है उसका रैंक मालूम करेंगे। अगर रैंक इक्वल ना आया, ए का रैंक और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक, ए क्या है मैंने बताया सिस्टम ऑफ इक्वेशन में अननोन्स के वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स, और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी क्या होता है उसमें सारे कोफिशिएंट्स भी लिखते हैं और राइट हैंड साइड भी इक्वेशंस की लिखते हैं। अगर इन दोनों मैट्रिसेस का रैंक सेम ना आए तो इसका मतलब होता है सिस्टम का कोई सलूशन नहीं है। और अगर दोनों मैट्रिसेस का रैंक सेम आए और उतना ही आए जितने अननोन्स हैं तो फिर एग्जैक्टली वन सलूशन होता है। यहाँ पे अननोन्स कितने हैं? अननोन्स 3 हैं। अगर यहाँ पे मैट्रिक्स ए का और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी दोनों का रैंक 3 आएगा तो इसका मतलब होगा एग्जैक्टली वन सलूशन है। अगर ए का रैंक और ए बी का रैंक सेम ना आए तो इसका मतलब होगा कोई सलूशन नहीं है। ए का रैंक और ए बी का रैंक सेम आए और उतने ही आए जितने अननोन्स हैं तो फिर एग्जैक्टली वन सलूशन होगा। अगर ए का रैंक और ए बी का रैंक सेम आया लेकिन अननोन्स की तादाद से कम आया तो फिर इन्फिनिट सलूशंस होंगे। यहाँ अननोन्स 3 हैं। अगर ए का और ए बी का रैंक 3 से कम आया और इक्वल आया तो फिर इन्फिनिट सलूशंस होंगे। अगर हमें किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में डिसाइड करना है तो हमें आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बना के उसका रैंक निकालना है और ए का रैंक निकालना है और उन रैंक्स की मदद से डिसाइड होगा कि सॉल्यूशन कोई नहीं है, एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन है या इन्फिनिट सॉल्यूशंस हैं। और रैंक कैसे निकाला करते हैं? रैंक हुआ करता है मैट्रिक्स की एशिलॉन फॉर्म या रिड्यूस्ड एशिलॉन फॉर्म बनाने के बाद उसमें जो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज होती हैं उसे हम मैट्रिक्स का रैंक कहते हैं। हम इस सिस्टम का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स जो है वो ए बी लिख रहे हैं। उसमें हमारे पास सबसे पहले जो पहली रो आएगी उसमें एलिमेंट्स आएंगे 1, 2, -3 और राइट हैंड साइड का 4। दूसरी रो में दूसरी इक्वेशन के कोफिशिएंट्स लिखेंगे और वो नंबर्स होंगे हमारे पास 3, -1, 5 और राइट हैंड साइड 2। और थर्ड रो में तीसरी इक्वेशन में वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स लिखेंगे x का 4, y का 1, z का a² - 14 और राइट हैंड साइड a+2। ये हमने आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिख लिया है। डॉटेड लाइन से पहले मैट्रिक्स ए है और अगर डॉटेड लाइन के बाद वाला कॉलम शामिल कर लें तो ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है। हमें इसका रैंक निकालना है, इसकी एशिलॉन फॉर्म बनानी है। जब हम इसकी एशिलॉन फॉर्म बनाएंगे तो हमें
डॉटेड लाइन से पहले पहले तक देखेंगे 3 कॉलम्स तक तो ए का रैंक पता चल जाएगा, और डॉटेड लाइन के बाद 4 कॉलम्स तक देखेंगे तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक पता चल जाएगा। एशिलॉन फॉर्म बनाना चाहते हैं। एशिलॉन फॉर्म बनाने के लिए ये जो एलिमेंट 1-1 पोजीशन पे है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वाली पोजीशन पे है, इसको 1 बनाना है और इसके नीचे ज़ीरोज़ बनाने हैं। ये 1 बना बनाया मौजूद है, तो हमें इसके नीचे वाले एलिमेंट्स 3 और 4 को 0 बनाना है। तो हम इसकी एशिलॉन फॉर्म बनाने के लिए पहले कॉलम में 1 के नीचे वाले 3 और 4 को 0 बनाना चाहते हैं। 3 को कैसे 0 बनाएंगे? अगर मैं रो 1 को -3 से मल्टीप्लाई करूं और रो 2 में ऐड करूं तो यहाँ -3 आएगा, वो +3 में ऐड होगा तो 0 बन जाएगा। तो रो 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे और रो 2 में ऐड करेंगे तो यहाँ पे 3 की जगह 0 आ जाएगा। रो 1 एज इट इज़ रहेगी, 1 2 -3 और 4। रो 1 के एलिमेंट्स को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा, -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ जाएगा। ये जो -3R1 आ गया है, रो 1 के एलिमेंट्स को -3 से मल्टीप्लाई करके नंबर्स आ गए हैं, इनको रो 2 में ऐड कर लेंगे। -3 को रो 2 के पहले एलिमेंट 3 में ऐड करेंगे तो हमारे पास 0 बन जाएगा। -6 को रो 2 के दूसरे एलिमेंट में ऐड करेंगे -1 में तो -7 आ जाएगा। 9 को 5 में ऐड करेंगे तो हमारे पास 14 हो जाएगा। -12 को 2 में ऐड करेंगे तो हमारे पास -10 आ जाएगा। इस 1 के नीचे 3 की जगह 0 आ गया। इस 1 के नीचे 4 की जगह 0 बनाना है। तो अगर रो 1 को -4 से मल्टीप्लाई करके रो 2 में ऐड करूं तो -4 + 4 हमारे पास 0 बन जाएगा। तो हम रो 1 के एलिमेंट्स को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे और रो 3 में ऐड करेंगे। जब रो 1 के एलिमेंट्स को हम -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -4, 2 को -4 से मल्टीप्लाई करके -8, -3 को -4 से मल्टीप्लाई करके 12 और 4 को -4 से मल्टीप्लाई करके -16 आ जाएगा। ये जो -4R1 के एलिमेंट्स आए हैं, इनको हम रो नंबर 3 में ऐड करेंगे। -4 को जब 4 में ऐड करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। -8 को 1 में ऐड करेंगे तो हमारे पास -7 आ जाएगा। जब हम 12 को a² - 14 में ऐड करेंगे तो a² - 14 और प्लस का 12, ये मेरे पास a² - 2 बन जाएगा। और जब हम a + 2 में -16 ऐड करेंगे तो a + 2 - 16, ये मेरे पास a - 14 बन जाएगा। हमने 1 के नीचे सारे 0 बना लिए। अब हम यहाँ -7 को 1 और उसके नीचे 0 बनाएंगे। -7 को 1 बनाना ज़रूरी नहीं है, -7 के नीचे 0 बनाना ज़रूरी है। एशिलॉन फॉर्म बनाने के लिए हम अक्सर रिकमेंड करते हैं कि जो किसी भी रो में पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट है उसे 1 बनाया जाए, लेकिन ये कंपलसरी नहीं होता। यहाँ पे -7 को 1 बनाने के बाद नीचे वाले -7 को 0 बनाना मुश्किल काम होगा। तो मुझे -7 को 1 बनाना ज़रूरी नहीं है, -7 के नीचे 0 बनाना ज़रूरी है। तो -7 के नीचे ये जो -7 है, इसे कैसे 0 बना सकते हैं? अगर रो 3 में से रो 2 को माइनस कर दें तो -7 और इस -7 को माइनस करेंगे तो +7 हो जाएगा। -7 + 7 0 हो जाएगा। तो हम सिंपली कर ये रहे हैं कि रो 3 में से रो 2 को माइनस कर रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड रो हमारी एज इट इज़ आ जाएंगी। रो 3 में से रो 2 को माइनस करेंगे तो इस 0 में से इस 0 को माइनस करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट 0 आ जाएगा। -7 में से -7 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। a² - 2 में से 14 को माइनस करेंगे तो मेरे पास a² - 16 आ जाएगा। a - 14 में से -10 को माइनस करेंगे तो +10 हो जाएगा। a - 14 + 10 जो कि हमारे पास a - 4 बन जाएगा। -7 को 1 बनाना था, ज़रूरी नहीं था, हमने -7 ही रहने दिया, नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, इसके नीचे 0 बना लिया। अब हमने क्या करना है? अब हमने 14 के नीचे 0 बनाना है। अगर हम लास्ट कॉलम को ना देखें तो बेसिकली ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है, पहले 3 कॉलम्स पे कंसिस्ट करता हुआ, और ये इसकी एशिलॉन फॉर्म बन गई है। a² - 16 को 1 बनाएं या ना बनाएं, ये इसकी एशिलॉन फॉर्म बन गई है। यहाँ से हम इसका रैंक डिसाइड कर सकते हैं। ये जो a² - 16 है, इस a² - 16 को हम फैक्टर्स बनाने लगे हैं। 16 को लिख रहे हैं हम 4 का स्क्वायर, a² - 4 स्क्वायर के फैक्टर्स बन जाएंगे और a² - 16 के फैक्टर्स बन के a - 4 × a + 4 हो जाएगा। ये वाला a - 4 भी ऐसे ही आ गया। यहाँ से अब हम
ए की वो वैल्यूज़ ढूंढ सकते हैं जिनसे रैंक डिसाइड किया जा सके ए का भी और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी का भी। अगर तो ये फैक्टर नॉन ज़ीरो हो तो यहाँ पे आप 1 बना सकते हैं डिवाइड करके, ए का रैंक 3 आ जाएगा। और अगर ये फैक्टर ज़ीरो हो जाए तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, यहाँ पे देखेंगे कि ज़ीरो आ रहा है या नॉन ज़ीरो नंबर आ रहा है। यहाँ से अब हम ढूंढते हैं कि ए की क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि यहाँ दोनों जगह ज़ीरो आ जाए तो दोनों में a-4 मौजूद है। अगर हम a-4 को ज़ीरो ले लें, यानी हम a को 4 ले लें, अगर हम a को 4 ले लें तो यहाँ 4 - 4 ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ 4 - 4 ज़ीरो हो जाएगा। हमारे पास इस मैट्रिक्स 1 की जो है वो क्या शेप बन जाएगी, निचली रो जो है वो सारी की सारी ज़ीरो हो गई। अगर हम a-4 को ज़ीरो या कह लें a को 4 ले लें तो ये थर्ड रो जो है ये ज़ीरो हो गई। अगर इस थर्ड रो में लास्ट कॉलम के अलावा हम बाकी मैट्रिक्स की बात करें तो वो a है, इसमें 2 नॉन ज़ीरो रोज़ आ रही हैं और एक रो ज़ीरो आ रही है। 2 नॉन ज़ीरो रोज़ आने का मतलब है ए का रैंक हमारे पास 2 है। और अगर हम लास्ट कॉलम को भी शामिल कर लें तो ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बन जाएगा। इस आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में भी पहली 2 रोज़ जो हैं वो नॉन ज़ीरो हैं और तीसरी रो जो है ज़ीरो है। इस आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक भी हमारे पास 2 है। ए का रैंक और ए बी का रैंक दोनों का रैंक 2 है। और क्या बात हमने कही थी, हमने कहा था अगर दोनों ए और ए बी का रैंक सेम आ जाए तो फिर सॉल्यूशन या तो 1 होगा या इन्फिनिट होंगे। डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ़ अननोन्स कितने हैं। नंबर ऑफ़ अननोन्स हमारे पास 3 हैं, एक्स वाई और जी। अगर नंबर ऑफ़ अननोन्स 3 है तो ए और ए बी का रैंक सेम आया है और ये नंबर ऑफ़ अननोन्स से कम आया है। अगर ये नंबर ऑफ़ अननोन्स से कम आया है तो हमारी कंडीशन ये कहती है कि जब हम ए को 4 लेंगे तो हमारे पास सिस्टम के इन्फिनिट सॉल्यूशंस होंगे। वो सॉल्यूशंस हम फ़िलहाल नहीं मालूम कर रहे। क्वेश्चन में डिमांड नहीं की गई कि इन्फिनिट सॉल्यूशंस निकालें, सिर्फ क्वेश्चन में इतनी डिमांड की गई है कि ए की वो वैल्यूज़ ढूंढें जिससे एक सॉल्यूशन है, जिससे कोई सॉल्यूशन नहीं है या जिससे इन्फिनिट सॉल्यूशंस हैं। तो हमने देखा ये कि अगर हम a-4 को ज़ीरो ले लें तो ये थर्ड रो सारी की सारी ज़ीरो हो जाती है। ए का रैंक और ए बी का रैंक दोनों 2 आ जाते हैं, सेम आ जाते हैं और नंबर ऑफ़ अननोन से कम आते हैं, इसलिए इन्फिनिट सॉल्यूशंस हैं। अगर हम ए की ऐसी वैल्यू लें कि हमारे पास a+4 ज़ीरो हो रहा हो, यानी ए की वैल्यू हम -4 लें, जब हम ए की वैल्यू -4 लेंगे तो हमारे पास यहाँ ज़ीरो हो जाएगा, -4 + 4, और यहाँ -4 लेने से -4 -4 माइनस का 8 हो जाएगा। और हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है इसकी आखिरी रो बन जाएगी 0 0 0, और यहाँ पे ए की जगह -4 लिख लेने पे -4 और -4 कितना, माइनस का 8 आ जाएगा। अब अगर हम इसमें लास्ट कॉलम को कंसिडर ना करें, पहले 3 कॉलम्स को कंसिडर करें तो ये मैट्रिक्स मेरे पास ए है, ये इसकी एशेलॉन फॉर्म है। फिर एक दफ़ा याद करवा दूँ, -7 को 1 बनाना ज़रूरी नहीं है। अगर आप 1 बना भी लेंगे तो रैंक में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो टाइम ज़ाया ना करें, रैंक निकल आया है, 2 नॉन ज़ीरो रोज़ हैं, तो ए का रैंक हमारे पास 2 आ रहा है, ए का रैंक हमारे पास 2 है। और अगर लास्ट कॉलम को शामिल कर लें तो ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है। इसमें -8 को आप 1 बना सकते हैं, बनाना ज़रूरी नहीं है। बहरहाल -8 जो है ये नॉन ज़ीरो नंबर है। फर्स्ट रो भी नॉन ज़ीरो है, सेकंड रो भी नॉन ज़ीरो है, थर्ड रो भी नॉन ज़ीरो है। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में 3 की 3 रोज़ नॉन ज़ीरो आ रही हैं। अगर तीनों रोज़ नॉन ज़ीरो आ रही हैं तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक 3 है। अगर आप ए की वैल्यू -4 लें, 4 ना लें, तो मेरे पास ए बी का रैंक 3 और ए का रैंक 2 आ रहा है, दोनों के रैंक सेम नहीं आ रहे हैं। और अगर आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी और ए का रैंक सेम ना आए, इसका मतलब होता है सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन। तो हमारे पास ये जो सिस्टम है, अगर आप इसमें ए की वैल्यू -4 लेंगे तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ए की वैल्यू 4 लें तो हमारे पास इन्फिनिट सॉल्यूशंस आ रहे हैं, ए की वैल्यू -4 लें तो कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा। अब अगर ए की वैल्यू हम -4 भी ना लें और 4 भी ना लें, अगर आप ए की वैल्यू ना -4 लेंगे ना 4 लेंगे तो ये नंबर भी ज़ीरो नहीं बनेगा, ये नंबर भी ज़ीरो नहीं बनेगा, ये दोनों नंबर्स हमारे पास नॉन ज़ीरो आ जाएंगे। अगर आप ए की वैल्यू ना तो 4 लेंगे ना -4 लेंगे तो ये वाला नंबर a -4 × a + 4 ये भी कोई नॉन ज़ीरो नंबर होगा, a -4 भी नॉन ज़ीरो नंबर होगा,
इस पूरी रो में हम यहाँ पे 1 बना सकते हैं, यहाँ पे 1 बना लेंगे, नॉन ज़ीरो नंबर आएगा, यहाँ पे भी नॉन ज़ीरो नंबर आएगा। अगर यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों प्लेसेस पे नॉन ज़ीरो नंबर आएगा तो पहला पोर्शन जो है आखिरी कॉलम के अलावा उसका रैंक 3 हो जाएगा, ए का रैंक 3 हो जाएगा। यहाँ पे भी नॉन ज़ीरो नंबर आएगा तो ए बी का रैंक भी 3 हो जाएगा। अगर आप ए की वैल्यू ना तो 4 लेते हैं ना ही -4 लेते हैं तो ए बी और ए दोनों का रैंक हमारे पास 3 आ रहा है, दोनों का रैंक सेम आ रहा है, दोनों का रैंक सेम आ रहा है तो सॉल्यूशंस हैं। अब एक है या एक से ज़्यादा है, उसके लिए हम देखेंगे कि ये जो रैंक आया है ये नंबर ऑफ अननोन्स से कम है या इक्वल है। नंबर ऑफ अननोन्स हमारे पास एक्स वाई जी 3 थे, ये मेरे पास नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल है। अगर ए का और ए बी का रैंक सेम हो और नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल हो तो इसका मतलब होता है हमारे पास एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन है। तो किसी भी रियल नंबर ए के लिए अगर वो रियल नंबर ए 4 और -4 के अलावा हो तो द सिस्टम हैज़ एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। सिस्टम का सॉल्यूशन सिर्फ एक होगा। अगर आप ए कोई सा भी रियल नंबर लें 4 और -4 के अलावा तो हमारे पास जो सिस्टम होगा उसका एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन ख़त्म हो गया। उसने हमें एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ था और पूछा था कि ए की किस वैल्यू या किन किन वैल्यूज़ के लिए सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं है, सिस्टम के इन्फिनिट सॉल्यूशंस हैं, सिस्टम का एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन है। हमने देखा ये कि अगर हम ए की वैल्यू 4 लें तो सिस्टम के इन्फिनिट सॉल्यूशंस हैं। हमने देखा ये कि अगर हम ए की वैल्यू -4 लें तो सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं है। और हमने देखा ये कि हम ए की जगह कोई सा भी रियल नंबर लिख लें 4 और -4 के अलावा तो सिस्टम का एग्जैक्टली सिर्फ एक ही सॉल्यूशन निकलेगा। याद रहे उसने क्वेश्चन में सॉल्यूशन मालूम करने के लिए नहीं कहा है, तो हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व नहीं किया है, सिर्फ ये बताया है कि कब एक सॉल्यूशन है, कब कोई सॉल्यूशन नहीं है और कब इन्फिनिट सॉल्यूशंस हैं। आज के लेक्चर में हमने 2024 में CSS का जो प्योर मैथ का पेपर आया था उसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मज़ीद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आने वाले लेक्चर्स में।